नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। वर्मा गेस पेपर का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं वर्ष 2023 के लिए, विषय कंप्यूटर साइंस। और इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस और बूलियन अलजेब्रा के एमसीक्यूज को देखेंगे। पिछली दो वीडियोस में हमने सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर और डेटाबेस के एमसीक्यू को देखा था, और इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस और बूलियन अलजेब्रा के एमसीक्यू को देखेंगे। एमसीक्यू का ये आखिरी पार्ट है। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग डेटाबेस और एसक्यूएल का एमसीक्यू। पहला जो एमसीक्यू है, पहला प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है एसक्यूएल मींस, एसक्यूएल का मतलब क्या है। मतलब एसक्यूएल का आपको फुल फॉर्म बताना है। बहुत सिंपल सा है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 2, अ ब्लैंक इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप अमोंग अ सेट ऑफ वैल्यू। यहाँ पर यह कह रहा है कि इनमें से वो कौन है जो टेबल में है ना, टेबल में जो भी वैल्यूज स्टोर है उसमें रिलेशनशिप को बताता है। टेबल में स्टोर किए गए वैल्यूज के रिलेशनशिप को बताता है। इनमें से कौन? सही उत्तर होगा की। प्रश्न संख्या 3, अ ब्लैंक इज यूज टू आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलर रिकॉर्ड। आपको बताना है इनमें से वो कौन है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो इसका उत्तर भी होगा हम लोगों का की। यानी की का इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रश्न संख्या 4, अ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। ठीक है, रिलेशन का मतलब याद रखना है, रिलेशन का मतलब टेबल होता है। तो टेबल में रो को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा टपल। प्रश्न संख्या 5, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज। डेटा का डुप्लीकेशन क्या कहलाता है? सही उत्तर है डेटा रिडंडेंसी। प्रश्न संख्या 6, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। है ना, रिलेशन मतलब क्या होता है? रिलेशन मतलब टेबल होता है, और टपल्स का मतलब क्या होता है? टपल्स का मतलब रिकॉर्ड होता है। तो किसी टेबल में रिकॉर्ड की संख्या क्या कहलाती है? सही उत्तर होगा कार्डिनलिटी। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स। यहाँ पर कहा जा रहा है, रिलेशन मतलब बार बार बता रहे हैं, रिलेशन मतलब टेबल होता है। टेबल में एट्रीब्यूट्स की संख्या, एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम की संख्या, तो किसी टेबल में कॉलम की संख्या क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। प्रश्न संख्या 8, नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस। नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल हम क्या कम करने के लिए करते हैं, क्या रिड्यूस करने के लिए करते हैं? सही उत्तर होगा डेटा रिडंडेंसी को कम करने के लिए करते हैं। तो उत्तर 1 होगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको रॉन्ग बताया गया है। प्रश्न संख्या 9, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू अ ब्लैंक ऑफ अ टेबल। ये जो टर्म इस्तेमाल होता है टेबल के संबंध में, एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट का संबंध टेबल के, है ना, टेबल के बारे में किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा हम लोग का यहाँ पर फील्ड। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दे दिया है, देखिए ऑप्शन में भी एक एट्रीब्यूट दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, फील्ड भी होता है, और कभी कभी हम लोग यहाँ पर कॉलम भी आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, किसी टेबल में फील्ड या कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। प्रश्न संख्या 10, द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अ डेटाबेस एक्सेप्ट। कह रहा है कि इनमें सभी जो है वो डेटाबेस के कंपोनेंट है, किसको छोड़ करके। ठीक है, कौन सा जो है डेटाबेस का कंपोनेंट नहीं होता है? तो देखिए, मैक्सिमम जो है यहाँ होना चाहिए था रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ होना चाहिए थे क्या? रिपोर्ट, क्योंकि यही जो है वो आपका जो है डेटाबेस में नहीं पाया जाता है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन 1 दिया हुआ है, लेकिन मेरा कहना है रिपोर्ट होगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 11, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज डेटा रिडंडेंसी। ये प्रश्न अभी ऊपर भी हम लोग देखे थे। प्रश्न संख्या 12, की इज ए और एन इन द डेटाबेस सिस्टम। किसी डेटाबेस सिस्टम में की क्या होता है? तो की जो है वो एट्रीब्यूट को बोलते हैं, यानी कॉलम को बोलते हैं। प्रश्न संख्या 13, ऑर्डर बाय क्लाउज इज यूज टू द क्वेरी रिजल्ट। ऑर्डर बाय क्लाउज का इस्तेमाल क्वेरी रिजल्ट में क्या करने के लिए होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सॉर्ट। सॉर्ट मतलब होता है अरेंज करना। प्रश्न संख्या 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस एलिमेंट। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो डेटाबेस का एलिमेंट है। रिलेशनशिप होता है क्या डेटाबेस में? डेटा होता है क्या रिलेशनशिप में? कंस्ट्रेंट और स्कीमा क्या होता है डेटाबेस डेटाबेस में? तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। ये सभी चीजें डेटाबेस सिस्टम में पाई जाती हैं।
प्रश्न संख्या 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट नहीं है। मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड नहीं है, बेसिकली यहाँ कमांड के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है डीएमएल कमांड नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कमिट। प्रश्न संख्या 16, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। ठीक है, यानी कि वैल्यूज का पॉसिबल सेट है ना, वैल्यूज का पॉसिबल सेट जो कि किसी एट्रीब्यूट यानी किसी कॉलम में पाया जा सकता है, क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर होना चाहिए डोमेन। हालांकि यहाँ पर जो है वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यूज नहीं होगा, ये सही उत्तर इसका होना चाहिए डोमेन। ठीक है। प्रश्न संख्या 17, एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। रिलेशन मतलब होता है टेबल। टेबल में एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, तो कॉलम को बोलते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने ऊपर देखा था जहां पर ऑप्शन में फील्ड दिया हुआ था, है ना। नाउ आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 18, डीडीएल का मतलब बताना है। दरअसल डीडीएल का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसका जो फर्स्ट होगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 19, डीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएमएल का फुल होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये फर्स्ट होगा, यहाँ भी आंसर गलत दिया है, ठीक है, फोर नहीं, फर्स्ट होगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में जाकर के इसको जो है चेक भी कर सकते हैं, डीडीएल डीएमएल का फुल फॉर्म आपको बुक में मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 20, आरडीबीएमएस का मतलब बताना है। ठीक है, फुल फॉर्म। तो आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी इसका फर्स्ट होगा। अगला है प्रश्न संख्या 21, और ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है, हालांकि ये आपके बुक से थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस के बारे में। ऑप्शन क्या था, सही ऑप्शन क्या क्या बताया गया है, 2 और 3, कि कीप इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम यूजर, और कीप इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम यूजर। यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं आपके डेटाबेस में उसको हाइड करना ही कहलाता है ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस। अब हम लोग शुरू करते हैं बूलियन अलजेब्रा के एमसीक्यू को। डेटाबेस और एसक्यूएल का एमसीक्यू इतना ही था आपके गेस्ट पेपर में। बूलियन अलजेब्रा में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर सबसे पहला है, देखिए, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बूलियन अलजेब्रा में जितना भी आप लॉ पढ़े हैं ना, उनका स्टेटमेंट याद रखना। वो ज्यादातर जो है आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। जैसे आप पहला प्रश्न देखिए, इन बूलियन एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज कॉल्ड। ये जो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स है, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ। प्रश्न संख्या 2, द बूलियन अलजेब्रा एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड। इसे हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा हम लोगों का एब्जॉर्प्शन लॉ, ये सेकंड वाला। प्रश्न संख्या 3, द बूलियन एक्सप्रेशन एक्स इंटू वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई इंटू जेड इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। प्रश्न संख्या 4, द बूलियन एक्सप्रेशन एक्स इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज कॉल्ड। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जितना भी लॉ है ना उसका सारा स्टेटमेंट आपको याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। प्रश्न संख्या 5, द बूलियन एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज कॉल्ड। ये क्या कहलाएगा, ये भी एसोसिएटिव लॉ है। आप ध्यान देना, एसोसिएटिव लॉ का दो दो होता है आपका स्टेटमेंट। एक ये स्टेटमेंट होता है एसोसिएटिव लॉ का, और एक स्टेटमेंट ये वाला होता है आपका। प्रश्न संख्या 6, आइडेंटिटी लॉ स्टेट दैट। आइडेंटिटी लॉ क्या है ना, आपको बताना है इसमें से आइडेंटिटी लॉ क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा हम लोगों का वो होगा, वन तो नहीं होना चाहिए, इसका वन नहीं होगा। आइडेंटिटी लॉ दरअसल टू वाला होगा, ये टू, ठीक है। वन नंबर तो कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ कहलाता है, ठीक है, एक्स प्लस एक्स नॉट इक्वल टू वन कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ कहलाता है। ये होगा आपका आइडेंटिटी लॉ। आप चाहे तो बुक में भी जा करके इसको चेक कीजिएगा कि आइडेंटिटी लॉ बूलियन अलजेब्रा में किसको कहते हैं। चाहे तो आप बूलियन अलजेब्रा का मैंने यहाँ पर कुछ दो लेक्चर्स भी डाला हुआ है, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, टोटोलॉजी मीन्स अ बूलियन एक्सप्रेशन ऑलवेज रिजल्ट इन। टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है कि किसी बूलियन एक्सप्रेशन में रिजल्ट आपको हमेशा क्या मिले, ट्रू मिले, फॉल्स मिले, ट्रू और फॉल्स दोनों मिले, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए, किसी बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा अगर आपको ट्रू मिलता है ना, तो उसको हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 8, लॉजिक गेट्स आर मिनिमाइज्ड यूजिंग। ठीक है, लॉजिक गेट्स जो है
वो मिनिमाइज किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा ऑल ऑफ दिस। थ्योरम्स के द्वारा भी, पॉस्टुलेट्स के द्वारा भी और केमैप के द्वारा भी जो है आप बुली लॉजिक गेट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये थ्योरम्स और पॉस्टुलेट्स को मिला करके ही है ना, इन दोनों को मिला करके ही बनता है क्या? अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो ऐसे आप जानते हैं कि अलजेब्रिक मेथड और केमैप के मदद से ही आप किसी लॉजिक गेट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन अलजेब्रिक मेथड बनता किससे है? तो पॉस्टुलेट से और थ्योरम से, इसलिए यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा। प्रश्न संख्या 9, फैलेसी मींस बूलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन। फैलेसी, बूलियन एक्सप्रेशन में फैलेसी किसको कहते हैं? तो फैलेसी कहा जाता है कि अगर आपको किसी बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा फॉल्स मिलता है तो उसको फैलेसी कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, एसओपी का मतलब बताना है। दरअसल एसओपी का फुल फॉर्म बताना है, तो फुल फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रश्न संख्या 11, एसओपी इन के मैप मीन्स। एसओपी का फुल फॉर्म बताना है आपको। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया है आपका। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, सेम क्वेश्चन पूछ दिया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर चलते हैं 12, पीओएस मीन्स। पीओएस का फुल फॉर्म बताना है, प्रोडक्ट ऑफ सम होता है। प्रश्न संख्या 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट में के रूप में कौन सा है? तो देखिए, सम मतलब जोड़ होना चाहिए, तो देखिए जोड़ है यहाँ पर। ऑफ किन का? प्रोडक्ट का। ठीक है, तो प्रोडक्ट का जोड़ यही दिख रहा है, तो ये फोर्थ नंबर होगा। आगे कहा गया है द डुअल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए नॉट बी प्लस वन इज। यहाँ पर कह रहा है कि एक बूलियन एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए नॉट बी प्लस वन। तो आपको कह रहा है कि इसका डुअल लिखना है, तो इसका डुअल में देखिए क्या करना है आपको, कि जहां भी है ना, जहां भी आपका जो है डॉट लगा है, जैसे यहाँ डॉट है ना, यहाँ डॉट लगा हुआ है यानी मल्टीप्लीकेशन है, तो उसको जो है प्लस में बदल दीजिए। ठीक, और जहां प्लस लगा हुआ है उसको डॉट में बदल दीजिए। ठीक है, और जहां भी जीरो है उसको वन, और जहां वन है उसको जीरो, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, अच्छा यहाँ भी डॉट लगेगा, प्लस है ना तो डॉट लगेगा, और यहाँ पर जीरो। तो देखिए ये किससे मैच करता है ना, तो ये मिल रहा है आपका थर्ड वाले नंबर से, थर्ड वाला, ये वाला, ये आंसर होगा। हाँ, यहाँ यहाँ प्लस होगा, इसलिए प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर डॉट था। ठीक है, तो जहाँ डॉट वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ डॉट, जहाँ वन वहाँ जीरो, जहाँ जीरो वहाँ वहाँ वन, यही तो होता था डुअल। प्रश्न संख्या 15, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए नॉट बी प्लस वन इज। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो है यहाँ पर हम लोग को समझना होगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये होगा, डुअल से थोड़ा हट करके है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि किसका जो है कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए बी प्लस ए नॉट बी प्लस वन है। तो कुछ नहीं करना है, इनके बीच में तो डॉट लगा हुआ है ना, गुना। और ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ए और बी है, तो इसको आप ए नॉट बनाइए, डॉट को प्लस बनाइए, और इसको बी नॉट बनाइए। ठीक, ये तो हो गया। अब आते हैं ये प्लस के बारे, इस प्लस को डॉट कर दीजिए। फिर आइए यहाँ पर, ये ए नॉट है तो ए नॉट से ए हो जाएगा, डॉट प्लस में बदल जाएगा, और ये जो बी है इसको बी नॉट करेंगे। ठीक है, फिर ये जो प्लस है इसको हम लोग बदल देंगे डॉट में, और ये जो वन है इसको बदल देंगे जीरो में। ठीक है, तो आपका ये किससे मैच कर रहा है? ये आपका मैच कर रहा है फोर्थ वाले से। तो ये था हम लोग का कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट। प्रश्न संख्या 16, हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल कितना हम लोग को लॉजिक गेट्स का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप प्रश्न को देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका एक्स वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, वाई जेड। इसको थोड़ा सा वाई प्लस जेड है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ एक्स वाई हो गया आपका, एक्स वाई प्लस, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो एक्स इंटू एक्स एक्स, और प्लस एक्स जेड। फिर आइए यहाँ पर वाई इंटू वाई, वाई ही रहेगा, है ना, वाई स्क्वायर नहीं होता है, फिर प्लस वाई जेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कुछ कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर अ, इसको लेते हैं, इसमें आते हैं, एक्स कॉमन ले लेंगे तो बनेगा वाई प्लस वन। ठीक, यहाँ एक्स जेड रह गया प्लस, अब इन दोनों में वाई कॉमन ले लें तो वन प्लस जेड, ये वाई प्लस वन वन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स जेड
और ये भी y इंटू 1 + z 1 हो गया, तो y इंटू 1। यहाँ हो गया x, यहाँ पर xz, यहाँ पर हो गया हम लोग का y। अगर हम लोग यहाँ पर x कॉमन ले लें तो, है ना, x कॉमन ले लें तो बचेगा 1 + z + y। ठीक है, और ये जो है फिर 1 बन जाएगा, x × 1 + y, तो x + y। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इसको सॉल्व करा तो मुझे क्या मिला, मुझको x + y मिला। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, यानी एक और गेट लगेगा। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ तो 1 आ रहा है आंसर, क्योंकि आपको यहाँ पर सॉल्व करके कितना आ रहा है, सॉल्व करके जो है केवल x + y आ रहा है। आप ही अपने स्तर पर देखिएगा इसको सॉल्व करके, है ना। सॉल्व करके जो भी सिंप्लीफाइड आपको एक्सप्रेशन मिलता है उसमें जितना आपको प्लस और माइनस, प्लस माइनस नहीं, प्लस और डॉट दिखता है, उतना आपको लॉजिक गेट्स लगता है। तो इसको समझ लेना आपको। आगे यहाँ पर करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ बूलियन बूलियन अलजेब्रा। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा ये 2 होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। प्रश्न संख्या 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है, ये होगा AB = BA। आगे चलते हैं। A truth table of the SOP expression ABC naught plus AB naught C plus A into sorry A into B into C का ये कॉम्प्लीमेंट अलग अलग होना चाहिए, एक में दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपसे ये कह रहा है कि जो ट्रूथ टेबल बनेगा उसमें कितना कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिए बड़ा आसान है, यहाँ पर कितना वेरिएबल है, आपका 3 वेरिएबल है, ABC 3 वेरिएबल है, यानी कि n का संख्या कितना हो गया, n का संख्या यहाँ पर 3 हो गया, है ना। वेरिएबल का संख्या को n बोलते हैं, तो 3 वेरिएबल है। तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 2 ^ n यानी 2 ^ 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक, यहाँ गलत दिया हुआ है, ये 4 नहीं होगा, 8 होगा। ठीक है, 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, एन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कि अगर हम लोग लिखे कि A0 + 1 क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 1 होगा, ये होगा आपका। ठीक, प्रश्न संख्या 21, हाउ मेनी इनपुट कॉम्बिनेशन कैन बी देयर इन द ट्रुथ टेबल ऑफ अ लॉजिक सिस्टम हैविंग n इनपुट बाइनरी वेरिएबल। अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल हो या n नंबर ऑफ इनपुट हो तो कितना कॉम्बिनेशन वाला ट्रुथ टेबल बनेगा, तो 2 ^ n बनेगा, ये होगा आंसर, थर्ड वाला। प्रश्न संख्या 22 भी वही प्रश्न है, एकदम सेम क्वेश्चन है। अब बूलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल, कोई बूलियन फंक्शन है n वेरिएबल वाला, तो उसमें जो है अ, कितना रो बनेगा, पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन का कितना रो बनेगा। आप जानते हो टेबल में रो कॉलम होता है, तो कितना रो बनेगा, तो इसका भी होगा 2 ^ n। आगे कर रहा है, बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज कैन बी। बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है, ट्रू और फॉल्स होता है, राइट और रॉन्ग हो सकता है, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 0 और 1 तो होता ही, हम भी जानते हैं। ट्रू और फॉल्स ये भी सुना है। राइट और रॉन्ग को लेकर के मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। हाँ, ये होता है, 0 और 1 को भी हम लोग बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स को भी बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज बोलते हैं। और अगर हम लोग कहें ट्रू और फॉल्स को हम लोग कहें यस और नो, है ना, यस और नो, इसको भी हम लोग जो है बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज कहते हैं। और राइट और रॉन्ग, आप इसको चलिए इसको भी लेकर के चल सकते हैं, राइट और रॉन्ग, क्योंकि दो ही चीजें होती है, या चीजें सही या तो गलत। तो दो वैल्यू को लेकर के जो यहाँ पर कहा गया है बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज किसको कहेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर मान के चलते ऑल ऑफ दीज ही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 24, द बूलियन एक्सप्रेशन xy + yz + yz0 इज इक्वल टू। बोल रहा है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। क्या क्या दिया हुआ है, xy + y। अच्छा, सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व हम लोग करते हैं, जो भी आपने लॉ पढ़ा है या जो भी आपने पॉस्टुलेट्स पढ़ा है उसका इस्तेमाल करते हुए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। xy इधर से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, y, तो z + z0 हो गया। और चूंकि z + z0 1 होता है, तो y × 1 हो गया, यानी xy + y हो गया। अब y हो गया, कॉमन ले लिए, तो ये बचा क्या, यहाँ पर बचा 1 + x। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये होगा y × 1 यानी कि y। तो इसका आंसर होगा क्या, y। देखिए यहाँ पर क्या आया, y आया, और y आपको कहाँ पर मिल रहा है, y आपको इस जगह पर मिल रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर दिया हुआ है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 25, द सॉल्यूशन ऑफ x × x + y इज इक्वल टू। इसका सॉल्यूशन करना है, x × x + y क्या होगा। तो इसका अगर सॉल्यूशन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, x × x + y है ना। तो इसको चलिए, ये होगा x × x, x हो जाता है, और x × y, xy हो जाता है। अब यहाँ से अगर आप, यहाँ से x कॉमन ले लिया गया,
तो यहाँ से बचा 1 + y, और 1 + y 1 के बराबर होता है। सब पॉस्टुलेट्स में पढ़े, x × 1 यानी x, यानी सही आंसर दिया हुआ 25 का जो होगा वो x होगा, है ना, 1 ऑप्शन ये सही होगा। प्रश्न संख्या 26, द सॉल्यूशन ऑफ x + xy इज इक्वल टू, है ना, x + xy इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? चलिए एक कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 + y बचा। तो क्या हुआ, x × 1 यानी कि x, ठीक है, ये होगा सही आंसर। सम ऑफ ऑल लिटरल्स विथ और विदाउट बार विद इन द लॉजिक सिस्टम इज नॉन एज, सम ऑफ लिटरल्स, सम ऑफ लिटरल्स जो होता है ना, वेरिएबल का जोड़ जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल का जोड़ को हम लोग मैक्स टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर मैक्स टर्म होगा, ठीक है, मिन टर्म नहीं होगा, गलत दिया है यहाँ पर, ठीक है, मैक्स टर्म होगा। प्रश्न संख्या 28, अ बूलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन ट्रू इज नॉन एज टॉटोलॉजी। ये प्रश्न अभी ऊपर भी हम लोग यहाँ पर देखे थे। आगे है आखिरी प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी कंबाइंड इन के मैप ग्रुप। के मैप ग्रुप में किस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, मतलब ग्रुपिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा डायगोनल ग्रुपिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी के मैप में डायगोनल ग्रुपिंग नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शर्मा के इस पेपर का सारा एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है, 3 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स का वीडियो ऑलरेडी बना करके डाला जा चुका है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शर्मा के इस पेपर का जो है अलग से एक प्लेलिस्ट का लिंक बना करके डाला हुआ है, आप जाइए, जब भी जाइए वीडियो को देखिए तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट वहां से जा करके सेव कर लीजिए, जहां पर आपको वर्मा गेस पेपर का सारा जो है सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो अब हमारा रह जाता है क्या, अब हमारा रह जाता है केवल जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट करके बताना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है कौन से यूनिट का मैं शुरू करूं वर्मा गेस पेपर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।